स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 सामाजिक व राजनीतिक जीवन अध्याय 3 हमें संसद क्यों चाहिए इसके बारे में पढ़ेंगे। ऊपर QR कोड है, कृपया इसे सब्सक्राइब करके आप इस पाठ के अध्याय के बारे में और भी कुछ जान सकते हैं। हम भारतीयों को इस बात का गर्व है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। इस अध्याय में हम निर्णय प्रक्रिया में सहभागी और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों को सहमति के महत्व के विचारों के आपसी संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे। ये वे तत्व हैं जो सम्मिलित रूप से भारत को एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। इस बात की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति संसद के रूप में मिलती है। इस अध्याय में हम यही देखेंगे कि किस तरह हमारी संसद देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश रखने में मदद देती है। इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है। ये संसद का भवन है। यहाँ पर संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य हमारे लिए विधायिका का निर्माण करते हैं, कानून बनाते हैं। इसे विधायिका कहते हैं। यहाँ पर संसद के दोनों सदनों के अपने अपने कार्यालय हैं और यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष और संसद के अधिवेशन सत्र चलते रहते हैं और हमारे संविधान के अनुसार यहाँ कानून बनते रहते हैं। यह हमारी गर्विता और गौरव का प्रतीक है। आतंकवादियों ने इसी संसद पर एक बार हमला करने की कोशिश की थी, जिसको बनाया गया है। वास्तव में संसद पर हमला करना हमारी गौरव परंपरा को, प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना है। बच्चे इस विषय को नोट करेंगे। लोगों का फैसला क्यों लेना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। भारत कब आज़ाद हुआ, अंडरलाइन करेंगे इसको कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के लिए पूरे देश को जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। तरह तरह के पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया। वे स्वतंत्रता, समानता, निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। कहने का अभिप्राय क्या है कि हमें संसद, जिस प्रकार हमारे आंदोलन में, आज़ादी के आंदोलन में सभी वर्गों ने, सभी समुदायों ने, सभी संप्रदायों ने, ठीक है, विशेष तबकों ने विशेष हिस्सेदारी निभाई, उसी तरह आज अगर हम सत्ता में हैं, आज अगर हम आज़ाद हैं, तो उसी तरह हमें प्रत्येक को साथ लेकर उनकी हिस्सेदारी सरकार में तय करनी निश्चित कीजिए। इसलिए हमें संसद अनिवार्य है। सरकार के बहुत सारे फैसलों में विचार प्रेरित थे। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। वे सरकार से बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों को आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता। स्वतंत्र आंदोलन ने यह स्थिति बदल दी। यानी औपनिवेशिक काल, अंग्रेज़ों के समय में हमारे फैसले विदेशी लेते थे, चाहे हमारे हित में हो या न हो। लेकिन अगर कोई उस फैसलों से संतुष्ट नहीं होता तो वह चुप मन महसूस कर रह जाता था, ठीक है, ताकि सरकार कहीं उसको जेल में न डाल। लेकिन आजकल विपरीत परिस्थितियां हैं। भारत में संसदीय सरकार है, लोकतंत्र सरकार है। अगर हमें सरकार का जो फैसला पसंद नहीं, हम उसके विरुद्ध मांग कर सकते हैं, सरकार पर प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं, सरकार से जवाब ले सकते हैं। यही संसदीय प्रणाली की विशेषता है। करने और मांगे पेश करने। 1885 में राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगे पेश करने लगे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। 1885 में कांग्रेस ने क्या मांग रखी कि विधायिका, यानी जो कानून बनाती हैं, अंग्रेज़ जो कानून बनाते हैं हमारे देश में, तो हम लोगों को भी उसमें शामिल होने का अधिकार है, ठीक है। तो इसे
क्या है, मांग पेश की। और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, उन्हें बजट चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब बना, 1909 में, अंडरलाइन करो इसको। प्रतिनिधित्व व्यवस्था को मंजूरी दे दी। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएँ राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण बनी थी, लेकिन उनमें सभी को वयस्कों को न तो वोट डालने का अधिकार दिया गया और न ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। सिर्फ वो ही लोग इस प्रक्रिया में भाग लेते थे जो अंग्रेज़ों के हितैषी थे। जागीरदार, जमींदार या ज़्यादा टैक्स देने वाले ही चुनाव लड़ने के अधिकारी थे, उसमें भाग ले सकते थे। लेकिन आजकल परिस्थितियां बदल गई। आज हम आज़ाद हैं और प्रत्येक व्यक्ति को अपना सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मिला हुआ था। अमीर से अमीर व्यक्ति और गरीब से गरीब व्यक्ति को भी वोट देने का अधिकार है और उसकी वैल्यू भी एक ही समझी जाती है। यह है हमारी संसदीय प्रणाली। हिस्सा ले सकते थे, अधिकार दिया गया था, न कि आम लोगों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते। जैसे कि आप पहले अध्याय में पढ़ा था कि औपनिवेशिक शासन के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष के तहत तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोगों अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। स्वतंत्रता मिलने पर हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि सरकार जो चाहे कर सकती थी। इसका मतलब यह था कि अब सरकार को लोगों की ज़रूरतों और मांगों के प्रति संवेदनशील रहना होगा। संघर्ष के सपनों और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप धारण किया। इस संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांतों को अपनाया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब, अंडरलाइन करेंगे इसको, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं, प्रश्न यहाँ पर पुट हो गया। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि सभी देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार, चाहे अमीर है, गरीब है, किसी वर्ग से संबंधित है। लोग और उसके प्रतिनिधि, क्या है लोग और उसके प्रतिनिधि? सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। सहमति का मतलब है चाह, स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। इस तरह के लोकतंत्र के पीछे मूल सोच यही होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही महत्वपूर्ण है और सैद्धांतिक स्तर पर सरकार अन्य सार्वजनिक संस्थाओं में इन नागरिकों को आस्था होनी चाहिए। व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है, कि जैसा कि हमने पढ़ा कि मंजूरी देने का एक तरीका चुनाव है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। कैसे हम संसद में भाग लेते हैं? हम वोट डालकर यानी सरकार में हिस्सेदारी ले सकते हैं। हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, वह प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों को इस समूह की संसद कहा जाता है। संसद किसे कहते हैं? जब हम अपने प्रतिनिधि स्वयं निर्वाचित करते हैं, वह प्रतिनिधि निर्वाचित होकर क्या है, संसद में बैठ जाते हैं, सरकार पर नियंत्रित करते हैं और उसका मार्गदर्शन करते हैं, सही काम की शाबाशी करते हैं, सराहना करते हैं सरकार की, और जो सरकार लोगों के अधिकारों के विपरीत काम करती है, सरकार के काम की आलोचना भी करते हैं। इस प्रकार वे संसद में सरकार पर अंकुश रखते हैं। प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं। प्रतिनिधियों का यह विचार कक्षा 6 और 7 की सामाजिक एवं राजनीतिक पुस्तकों के महत्वपूर्ण विषय था। अब इस बात पहले ही परिचित है कि विभिन्न सत्रों पर प्रतिनिधियों का चुनाव किस तरह किया जाए। ये निम्नलिखित बिंदु हैं। विधायक एमएलए कौन होता है, उसका चुनाव कैसे होता है, इसका निर्वाचन, क्षेत्र प्रतिनिधित्व शब्दों का प्रयोग इस पाठ में समझाने के लिए प्रतिनिधि शब्दों का प्रयोग करें। विधायक एमएलए क्या होता है? हमारे क्षेत्र को एक
निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है और वहाँ से हम एक क्या है लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए का मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर को चुनते हैं लोग, ठीक है। और निर्वाचन क्षेत्र और प्रतिनिधि दोनों शब्द प्रयोग होते हैं। जिस क्षेत्र में वो लड़ता है उसे निर्वाचन क्षेत्र और जो हम चुनकर भेजते हैं उसे प्रतिनिधि बोलते हैं। राज्य विधानसभा और संसद लोकसभा के बीच क्या फ़र्क है? राज्य विधानसभा यानी एमएलए होते हैं जो राज्य की कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं, जबकि संसद लोकसभा में जो एमपी होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये अंतर होता है। इस बारे में अपने शिक्षक के चर्चा कीजिए। यानी कई बार हम कहते हैं छोटे इलेक्शन बड़े इलेक्शन, यानी एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद और एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा सदस्य। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा काम राज्य सरकार का है और कौन सा केंद्र सरकार का? चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना ये भारत सरकार करती है, ये राज्य का कार्य नहीं है। मध्य प्रदेश में बोर्ड के तहत आने वाले सभी स्कूलों में कक्षा 8 के बोर्ड की परीक्षाओं को बाहर रखा जाएगा, ये राज्य सरकार का विषय है। अजमेर और मैसूर के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाएगी, ये सेंटर सरकार का है। 1000 रुपये का नया नोट जारी किया जाएगा, ये सेंटर सरकार का है। निम्नलिखित शब्दों पर एक स्थान बनाएं। हमारे समय में लोकतांत्रिक सरकारों को आमतौर पर प्रतिनिधि लोकतंत्र की संज्ञा दी जाती है। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र में लोग क्या हैं हिस्सेदारी नहीं करते, यानी प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग प्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदारी नहीं करते, बल्कि चुनाव प्रक्रिया के जरिए अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। वे सार्वभौमिक वैसे मताधिकार विधायकों को वो पूरी जनता के बारे में मिलकर फैसले लेते हैं। आज के दौर में ऐसी सरकार को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता जो अपने लोगों को क्या न्याय न दे रही हो या हिस्सेदारी नहीं दे रही, ठीक है। और इसका मतलब यह है कि यह देश के सभी वैश्विक नागरिकों को वोट देने का अधिकार होता है। आप पढ़ चुके हैं कि पंचायत और राज्य विधायिका का संसद के चुने जाने वाले ज़्यादातर निर्वाचित प्रतिनिधि को 5 साल की अवधि के लिए चुना जाता है। ऐसा क्यों है? जिन प्रतिनिधियों को केवल कुछ सालों के लिए ही चुना जाता है, जीवन भर के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र व्यवस्था क्या है महत्वपूर्ण है। हमारे देश में नगर पालिका, नगर निगम, एमएलए, एमपी, विधानसभा सदस्य, संसद सदस्य सभी को क्या है 5 साल का निर्वाचन क्षेत्र होता है। ये इसलिए है ताकि हमारी लोकतंत्र व्यवस्था में आस्था बनी रहे, ताकि कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक एक पद पर रहकर भ्रष्ट ना हो, उसका मिसयूज़ ना सके, गलत प्रयोग ना कर सके, तानाशाह ना बन सके। अगर लोगों को पसंद आते हैं, नहीं तो 5 साल के बाद उनको बदल सकते हैं लोग। आप यह पढ़ चुके हैं कि सरकार को कार्रवाई या अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करने के लिए लोग केवल चुनाव का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वे दूसरे रास्ते भी इख्तियार करते हैं। क्या आप छोटे नाटक के ज़रिए इस तरह के तरीके बना सकते हैं? यस, हम सिर्फ क्या है चुनाव में भाग लेकर सरकार की आलोचना नहीं कर सकते, बल्कि झल से झलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान, प्रार्थनाएं, पत्र भेजकर, ठीक है, और अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, ठीक है, इस प्रकार से हम क्या है सरकार की हिस्सेदारी में भाग ले सकते हैं। धन्यवाद।